हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बेसिकली सोशल साइंस का कवर कर रही हूँ, जो कि सीटेट के पेपर 2 में ज़्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इतनी सारी एनसीईआरटीज एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और सीटेट की तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है। तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सिर्फ मेन पॉइंट्स जो कि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी का मैं एक चैप्टर आपको दे चुकी हूँ, हिस्ट्री के 5 चैप्टर दे चुकी हूँ, और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 का छठा चैप्टर इतिहास का, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज हम इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे जो सिर्फ एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर देने में अगर इससे कुछ भी आता है तो इजी होगा। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाए, और साथ ही साथ इसके सीटेट में आए गए इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराए जाए। पहले हम लोग इसके आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक काल था उसका जो विभाजन था वो दो तरीके से दो भागों में किया गया, जो था ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसका दो भागों में विभाजन किया गया। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सोमवेद की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल जो था उसके अंदर इन तीन वेदों की बात की गई थी। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इन तीनों वेदों के बारे में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई गई। जो आर्य थे उस टाइम पर, उन्होंने जो सभ्यता लेकर आए उसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। तो आर्य जो थे उनका जो मेन जो निवास था जहाँ वो रहते थे वो मध्य एशिया माना जाता है। प्रशंसनिक इकाई 5 भागों कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में बटी थी। सबसे छोटा इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। तो अगर हम इकाई को बांटने चले तो फिर वो 5 भागों में बटी हुई थी, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल था और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है। विश्व का मुख्य विश्वपति और प्रमुख और जन का मुख्य राजन कहलाता था। तो विश्व का जो मुखिया था उसको विश्वपति कहते थे, और जो जन के प्रमुख थे उसको राजन कहते थे। विश्वपति और राजन का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। अब जो ये लीडर्स थे, जो ये विश्वपति और राजन जो चुनाव किया जाता था, ये जनता के द्वारा किया जाता था। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों का समूह था, और समिति सामान्य जनता की समूह थी जो राजा को सलाह देते थे। तो दो सभाएं बनाई जाती थी, दो समूह थे जो कि राजा को सलाह देने के लिए काम में आते थे, या वो लोग राजा को सलाह दिया करते थे। अश्वमेध यज्ञ करके राजा बना जा सकता था। तो उस समय में आप देख रहे हैं कि राजा बनना भी इतना आसान नहीं था। उस समय में अश्वमेध यज्ञ करके एक तरीके का यज्ञ किया जाता था, जिसकी मदद से राजा बना जाता था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो दूसरे राज्यों से होकर गुजरता था। अगर उस घोड़े को किसी दूसरे राज्य के राजा ने पकड़ लिया तो उस राजा से घोड़ा छोड़ने वाले को युद्ध करना पड़ता था। तो अगर एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उसके बाद वो अगर किसी दूसरे राज्य में घुस जाए तो उसको जो राजा पकड़ेगा उससे युद्ध करने के बाद ही आपको राजा बनाया जाएगा। उस समय में ये प्रक्रिया थी राजा बनने की। तो आप देख रहे हैं आप कितना कितना प्राचीन काल था, और किस तरीके से प्राचीन काल में ये सब चीज़ें की जाती थी। एंशियंट टाइम में किस तरीके से राजा बना जाता था। तो आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। समाज 4 वर्णों में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। ये हमारी एक ह्यूमन का ऐसे स्टिक ड्राइंग है। यहाँ पर ऊपर ये जो थे इनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनमें बोला जाता था कि इनमें दिमाग बहुत है, इसीलिए ऊपर वाले पार्ट को ब्राह्मण कहा जाता था। बीच वाला जो जो नीचे इसके नीचे थे वो क्षत्रिय आते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग लड़ाई करने में ज़्यादा सक्षम थे, तो ये क्षत्रिय थे। उसके बाद जो नीचे थे वो लोग वैश्य थे, जो कि क्षत्रिय से नीचे माने जाते थे। और जो पैरों के पार्ट में, लास्ट पार्ट में जो आते थे उनको शूद्र कहा जाता था, क्योंकि उनमें सिर्फ नौकर चाकर आते थे। यह विभाजन जन्म आधारित ना होकर व्यवसाय आधारित था। तो मैंने आपको बताया ये अभी जो किया गया था ये व्यवसायी के अनुसार किया गया था, कि ब्राह्मण जो थे वो पंडित लोग थे और शूद्र जो थे वो नौकर चाकर थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन 4 वर्णों का, समाज के जो 4 वर्ण बनाए गए थे उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद काल
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और समितों में भाग लेने की अनुमति थी। तो स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में हर चीज सभा में और समितियों में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें इनमें शामिल नहीं किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होती थी। तो यहाँ पर जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल में तो वो व्यवसाय आधारित थी, लेकिन यहाँ पर कर्म आधारित होती थी, ना होकर जन्म आधारित थी। तो यहाँ पर जन्म के हिसाब से उत्तर वैदिक काल में जन्म के हिसाब से इन वर्णों को बांटा गया। चार्वाक दर्शन के प्रणेता थे। तो चार्वाक एक क्या है? चार्वाक एक उस समय में चार्वाक एक महर्षि हुआ करते थे जिन्होंने चार्वाक दर्शन की प्रणेता थे, वो उन्होंने उसकी रचना की थी। संख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है कि इसके प्रणेता कौन थे, इसकी रचना किसने की थी। योग के प्रणेता पतंजलि थे। उसके बाद न्याय के प्रणेता गौतम ऋषि थे। महर्षि कानड़ भारतीय परमाणुवाद के जनक थे। तो महर्षि कानड़ भारतीय परमाणुवाद के जनक थे, उसके पिता थे। अब तक लोहे का ज्ञान हो चुका था। तो इस टाइम तक आते आते इन ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का ज्ञान हो चुका था। लेकिन हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर लोहे का ज्ञान नहीं था, सारी चीजें पत्थरों से की जाती थी। लेकिन इस काल तक आते आते लोहे का ज्ञान हो चुका था। लेन देन में वास्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। तो लेन देन के लिए वास्तु विनिमय की प्रणाली को फॉलो किया जाता था। अब थोड़े से पॉइंट्स और बाकी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो एक मुंडका उपनिषद है, उससे सत्यमेव जयते लिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो धूसर रंग का होता था और धूसर पात्र कहते थे। तो धूसर मतलब गेरुआ। तो गेरुआ रंग के पत्थर मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसका जो रंग होता था वो धूसर होता था, मतलब गेरुआ होता था। करीब 2400 वर्ष पहले कुछ जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपदा कहा गया, जिसमें मगध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जनपद को ही महाजनपदा कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए थे, जिसमें मगध जो था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। राजा सेना भी रखते थे जिन्हें नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। राजा लोग जो थे उस टाइम पर वो सेना रखते थे जिन्हें एक वेतन दिया जाता था, जिन्हें सैलरी उस टाइम पर दी जाती थी। महाजनपद के राजा उपकारों पर निर्भर ना रहकर वसूलते थे, जिसे खेती वाली आय से वसूला जाता था। तो वो लोग टैक्स लेते थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैसा लिया करते थे, उसे टैक्स लिया करते थे, जो कि कहाँ से लेते थे? वो खेती जब लोग करते थे उससे वो लोग पैसा लिया करते थे। इस समय हल में लोहे के फाल लगे होते थे, धान के पौधे कर उनकी रुपाई होती थी। तो आप देख रहे हैं कि उस समय अब लोहे का के बारे में लोगों को पता चल गया था। तो लोहे का जो उस समय में जब आविष्कार ज्ञान हो गया था, उसके बाद खेतीबाड़ी में भी उन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फाल जो था वो एक नुकीली चीज होती थी जिससे कि हल के टाइम पर यूज किया जाता था और उससे फिर पौधे तैयार करके उनकी रुपाई की जाती थी। तो देखा आपने, हमने कितने कम समय में सारे पॉइंट्स कवर कर लिया और मुझे लगता है कि इस लेसन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से भी आए होंगे। तो अगले लेसन के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।